नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके एक्सीलेंट जो डेस्क वर्ग है कक्षा 10 के लिए उसके मॉडल पेपर के क्वेश्चन हल करेंगे। तो मॉडल पेपर 1 तो इसके अंदर 16 है, तो मॉडल पेपर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले खंड नंबर 1 की बात करेंगे। तो देखिए खंड नंबर 1 के अंदर जो आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में, देखो पहले तो ये आप ध्यान रख लो, खंड जो ए है ना, खंड ए वो कितने नंबर का है, प्रश्नों की संख्या और अंक बार जो है वो 20, यानी 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, 20 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। साथ साथ पूरा ध्यान से समझते रहना, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन 20 है, इसका मतलब आपके यही काफ़ी नंबर बनाने की कोशिश। जिन बच्चों को अच्छी तैयारी करनी है, 100 में से 100 लाना है, तो इन क्वेश्चनों पर आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चनों पर। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 का वर्ग। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको अब वैदिक गणित से करना है, किससे करना है वो इसने कुछ नहीं कहा। अब चाहे कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो ऑप्शन है, ऑप्शन लगाना है। और आपको टेबल है, टेबल बनाने सीधा ए बे से लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे बताएं कि 15 का स्क्वायर होता कितना है, 225। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 को आप कितनी बार इंटू कर लोगे, 2 बार इंटू कर लोगे, क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कर लोगे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है, बहुपद का मान निकालना है, यानी x का उत्तर निकालना है। x की जगह क्या दे रखा है, बहुपद का मान निकालना है, x की जगह क्या दे रखा है, 2। तो इसको लिखो, एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। और x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह लिखोगे 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 माइनस 2 घटा दो, क्या बचेगा आपके पास, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, देख लो ये रहा। तो डी वाला अपना सही आ जाएगा, द। नेक्स्ट पर्सन बात करें 3 नंबर। देखो थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालने का सूत्र। अब योग निकालने का सूत्र आप लोगों को पता होगा। देखो शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यकों योग एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, b बटे ए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणा कौन सा होता है, इसके पास वाला, उसको हम बोलते हैं a। क्या बोलते हैं, a। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू अपने पास कितनी है। चलो मैं एक साइड में थोड़ा सा पेज लेके उस पर कर देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। इसके गुणांक में जो होता है उसे a लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिखते हैं, bx प्लस सी। तो यहाँ से मुझे बताओ कि इसके एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a से लिखते हैं, बिना स्क्वायर के गुणांक c, और जो संख्या है उसको किससे लिखते हैं, c से। ये हो गया b, ये हो गया c। तो स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो a का मान 1। b के मान की बात करें, बिना स्क्वायर वाले के पास की, बिना स्क्वायर के पास में क्या है, -3, तो यह आ जाएगा -3। संख्या में क्या है, 7, तो c का मान कितना आ जाएगा, 7। तो तीनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब इतना टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है, आपको सीधा इस क्वेश्चन में देख लेना, इसके पास वाला a है, इसके पास वाला b है, ये c हो गया। तीनों पता करने के बाद फॉर्मूला क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा, योग निकालना ना, एल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a। तो बताओ मुझे b की जगह क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या हो गया, योग का मतलब फॉर्मूला हो गया एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा a। अब बताओ माइनस का, तो माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, -3 आई है। तो b की जगह -3 और बट्टे में क्या आ जाएगा, ये a की वैल्यू कितनी, 1। तो यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3 और 3 में 1 का भाग देंगे तो बताओ क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, यानी ब यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पर्सन के अंदर देखो, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान आप लोगों को याद होगा, क्या होता है बताओ, 1/√2। तो इसी तरीके से आपको सारे त्रिकोणमिति के मान जो है ना, वो भी आप लोगों को कंप्लीटली याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, सारे मान पूछा जा सकता है किसी प्रकार का भी।
एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:1 है सूर्य का उन्नयन कोण। जब ऐसा प्रश्न आए जिसके अंदर छाया की लंबाई और उसकी लंबाई दोनों का अनुपात सेम हो, जब दोनों का अनुपात सेम हो तो बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, 1 होगा। अब 1 जो होगा, अब होगा कैसे मैं आपको करके दिखा दूं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कोई ऊर्ध्वाधर छड़ है और ये इसकी छाया की लंबाई है, दोनों की लंबाई ये कह रहा है 1:1 में, तो 1:1 अनुपात को संख्या में चेंज करते हैं तो x से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों का अनुपात 1:1 है। अनुपात को संख्या में चेंज करने के लिए x से गुणा करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये बना समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनाना है त्रिकोणमिति में ये लगता है। अच्छा, पूछा क्या है, देखो कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई छाया की लंबाई का अनुपात 1:1 x से गुणा करके संख्या में चेंज कर लिया। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला कोण, अपन सीधा याद रखते हैं ना नीचे वाला कोण, तो नीचे वाला कोण थीटा। तो थीटा जो कोण है, उन्नयन का मतलब ऊपर नयन करके देखने वाला जो कोण अपन बोल सकते हैं वैसे, लेकिन अपने को ध्यान रखना उन्नयन नाम आए तो नीचे वाला कोण थीटा, थीटा निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि इसके थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, लेकिन कर्ण यहाँ पर है ही नहीं, कुछ काम नहीं आ रहा है। नीचे वाला क्या होता है, आधार। तो आपके पास लंब और आधार दे रखे हैं, तो लंब और आधार के अंदर सूत्र होता है tan थीटा का। लंब कितना है बताओ x, आधार कितना है बताओ x, तो tan थीटा बराबर x में x का भाग देंगे 1, तो tan के अंदर एक मान किसका होता है, तो आप लिखोगे tan थीटा बराबर tan 45 का, और tan tan यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे, आपको काटना नहीं है, संबंध ऐसे लिख सकते हो संबंध। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी जब भी आपके ये दोनों अनुपात समान हो तो ये यहाँ से कट के 1 आ जाता है, और 1 यहाँ पर देखा जाए tan के अंदर किसका मान होता है 45 का। आगे होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपने को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि बिंदु जो दे रखे हैं, बिंदु 3,-3 से x की दूरी किससे, देखो आपको इन क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि जब x की बात करें तो आपको y वाला बताना है, और y की बात करें तो आपको x वाला बताना है। होता क्यों है ये अपन पूरी एक्सरसाइज के अंदर जब करते हैं उस समय आपको बताते भी हैं कि किस तरीके से हल किया जाता है ना। तो देखो यहाँ से x से दूरी, मतलब जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है, ये x है, ये y है, ये बिंदु मान लो इसके निर्देशांक है 2,3 है। अब आपको पूछा x से दूरी, x से दूरी, तो आप यहाँ से देखोगे कि x से ये कितना दूर है, यहाँ से देखो x से कितना दूर है, तो ये वाला बिंदु का निर्देशांक जो बताएंगे x से कितना दूर है, तो यहाँ कितने डब्बे छोड़ के हैं वो आप बता दोगे 3 डब्बे, क्योंकि ये ऊपर कितना है 3 डब्बे जो है वो छोड़ गए, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाता है। पूरा जब ग्राफ में आप देखना, किसी क्वेश्चन को बना के देखना, तो प्रश्नावली करवाई होगी उस समय हमने बताया भी था। देखो अब बात करते हैं, ये आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ से x का पूछ रहा है ना, तो x का पूछ रहा है तो y वाला लिख दो, क्या आ जाएगा -3। इतना ही लगाना है दिमाग, बाकी लगाना नहीं है। आप 9वीं प्रश्नावली के अंदर विविध में जाना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमने किए भी, आपको याद हो तो, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे उनको पता है, पूरा बेसिक तरीके से आपको बताया था। अब बात करते हैं आकृति जो दे रखी है इसके अंदर DE और BC जो है ये एक दूसरे के समांतर है। जब आपको पता है कि किसी त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु और इसके अंदर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसके समांतर है, तो इस प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। 11वीं प्रश्नावली में ना थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय के आधार पर मैं बोल सकता हूँ इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका अनुपात इसका अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि AD बटे BD इसका अनुपात बराबर होगा AE बटा EC बराबर होगा। तो AD कितना दे रखा है, देखो AD दे रखा है 4, तो आप लिखोगे 4। BD कितना दे रखा है, BD दे रखा है 2, बराबर AE कितना दे रखा है, 3 दे रखा है AE, और EC आपको निकालना है EC का EC। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। देखो इनमें भाग भी जा रहा है, दो का भाग भी आप दे सकते हैं, बाकी आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखें क्या आ रहा है। EC को 4 से गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे, तो EC को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई में तो तिरछा गुणा, तो 4 EC बराबर इसको गुणा 6 आ जाएगा।
4 यहाँ किस में, गुणा में, उधर जाएगा किस में चला जाएगा, भाग में। दोनों में किसका भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है 2 का 3 बार, इसमें जा रहा है 2 बार, तो आंसर क्या जाएगा 3/2। तो आंसर आ जाएगा 3/2 तो नहीं है देखो ऑप्शन में, तो 3 में भाग देगी दे, तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.5 आपका आंसर से कर लोगे ना। ऐसा थेल्स प्रमेय के आधार पर करना है, लेकिन अपने को सीधा आंसर पूछा था, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कैसे हल करना है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 8 की। दीर्घ चाप का डिग्री माप होता है। दीर्घ चाप जो होता है ना, उसका डिग्री के अंदर माप क्या होता है ये अपने को बताना है। दीर्घ चाप मतलब बड़े वाला चाप। अब बड़े वाला चाप होगा उसका मान 180 से भी क्या होगा, अधिक होगा, बिल्कुल सामने पड़ा है। छोटे की बात करें तो 180 से कम हो जाएगा, इतना ही है। 2 गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपको बता दो। तो ऐसा जब प्रश्न आए तो उसके अंदर देखो आयतनों का अनुपात, किसके आयतन है, गोलों के आयतन, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और 4/3 पाई आर क्यूब, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर गोला। अब त्रिज्या तो चेंज होगी गोलों की, कोई फिक्स थोड़ी है कैसी है। बराबर अनुपात कितना दे रखा है बताओ, 64/27 दे रखा है। क्या दे रखा है 64/27। 4/3 4/3, ये एक आपके पास संख्या है, ये तो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, दोनों में कट गई। पाई पाई भी कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटेंगे ना। तो यहाँ देखो दोनों में स्क्वायर कॉमन है, क्यूब कॉमन है। तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे ना, तो यहाँ से जब क्यूब हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, आपके लग जाएगा घनमूल। क्या लग जाएगा, घनमूल। तो मुझे बताओ यहाँ से 64 किसका होता है, 4 का। 27 किसका होता है, 3 का। तो R1 कितनी आई, 4। R2 कितनी आई, 3। निकालोगे इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ से क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले गोले का 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टे 4 पाई R2 का स्क्वायर पूछ रहे, तो ये तो कट जाएंगे, फिक्स है, ये नियत है, कट गए। तो R1 बचा, R1 की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर बचा, R2 की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर बचा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16/9 आपका आंसर, यानी 16:9। बट्टे का मतलब होता है अनुपात, 16:9। तो ये रहा आपके 16:9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर देखो वर्गीकृत आंकड़ा। अच्छा, अब वर्गीकृत आंकड़े आपको दे रखा है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर क्या पूछ रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हमें ये कल्पना करते हैं कि उनकी जो बारंबारता होती है ना, उन बारंबारताओं का वर्गों का वर्ग बिंदु पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो अब इनका आंसर आप बोर्ड पेपर में भी इसी तरीके से टेबल बना के इसके अंदर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो ये कह रहा है सूत्र निखिलम का उपयोग कर 27 का घनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र निखिलम जो है ना, उसके अपने पास दो प्रकार से थे। एक तो आधार विधि थी, एक उपाधार विधि थी। आधार विधि के अंदर जिसके आधार के पास में यदि नंबर्स हो, जैसे 10 के आसपास हो, 10 से थोड़ा ज़्यादा हो, 10 से कम हो, तो आधार विधि लगाते हैं। और अन्य के अंदर अपन क्या लगा देते हैं, उपाधार विधि, जिससे आसान हो जाएगा, जैसे अपन करते हैं उपाधार विधि से। तो मुझे संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है, पहले आप देखो, थोड़ा सा मैं पैटर्न से बता देता हूँ आपको। जैसे देखो संख्या जो होता है, संख्या अपने पास है 27, ठीक है। यहाँ से आप मुझे इसका आधार बता दोगे कि आधार 10, बिल्कुल सही है, आधार 10। उसके बाद आप मुझे यहाँ से बता दोगे उपाधार, और उपाधार अपने पास कितना आ जाएगा, ये देखो किसके पास में, 30 के पास में, तो 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ से उपाधार अंक बता दोगे, उपाधार अंक, उपाधार अंक का मतलब 10 का 30 में भाग देंगे, उपाधार में आधार का भाग देते हैं तो उपाधार अंक आता है। अब आप मुझे बता दोगे विचलन, और विचलन यहाँ पर देखा जाए तो कितना है, ये 30 से उपाधार से कितना कम है, 3 कम है तो माइनस का 3, 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3। इस तरीके से करना है, आया समझ में। अब ये तो आपने सारा मामला लिख दिया। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लिखोगे, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके अंदर क्या होगा देखो, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। संख्या का अपने को देखो घनफल, घनफल का मतलब होता है क्यूब करना। तो संख्या का क्यूब बराबर के अंदर उपाधार, उपाधार जो अंक, उपाधार अंक का क्या करेंगे स्क्वायर, और फिर आप यहाँ पर करोगे संख्या के अंदर
संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इस तरीके से लाइन, और फिर उसके बाद आप लिखोगे उपाधार अंक, दोबारा उपाधार अंक, और उपाधार अंक को फिर गुना करोगे 3 इंटू विचलन का क्या जाएगा स्क्वायर, और फिर लास्ट के अंदर विचलन का क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आई कि आधार विधि और उपाधार विधि में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। उपाधार विधि में केवल उपाधार अंक वाला जो एक ये फॉर्मेट जो है वो आ जाता है, बाकी उसके अंदर तो ये जो बच गया ना वो फॉर्मूला उसी का है। तो एक से आप दोनों फॉर्मूले माइंड में रख सकते हो। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करें तो देखो संख्या तो आपको दे रखी है कितनी, 27 का क्यूब निकालना है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा उपाधार अंक, अब अपने को देखना है कि उपाधार अंक जो है वो अपने पास कितना है। आपने निकाला है उपाधार अंक, उपाधार अंक आपने निकाला 3 क्योंकि आपने भाग दिया, तो उपाधार अंक लिखेंगे 3 बिल्कुल। उसके बाद ऊपर स्क्वायर, तो उपाधार अंक का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर ब्रैकेट और संख्या अपने पास कितनी है, संख्या अपने पास दे रखी है देखो ये रहा 27, सारा मामला पहले लिख लेना है, और 2 इंटू विचलन, यहाँ पर विचलन अपने पास -3, तो -3 लिखेंगे, और माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब ये ब्रैकेट बंद और ये लाइन, यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक अपने पास कितना है, अभी भी देखा था उपाधार अंक है अपने पास 3, तो 3 इंटू 3 और इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन -3 का स्क्वायर, फिर लाइन, और विचलन का क्यूब -3 का क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, मैं एक थोड़ा सा पेज ले लेता हूँ, उस पेज के अंदर हम कर देते हैं इसको, जिससे थोड़ा अपने आसान हो जाए। तो यहाँ से आप ना इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप हल कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आया आप उसको हल कर सकते हो। अब देखो यहाँ से इतना होने के बाद में हम करेंगे क्या, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें 3 के स्क्वायर के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई गुना भी, 27 माइनस और प्लस माइनस, इसको गुना करेंगे 6 ब्रैकेट बंद, ये लाइन, 3 को 3 से 9 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, इतना तो आपको पता होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये रहा, तो 81 हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद -3 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, -3 का क्यूब 27, वो भी किसका माइनस का, माइनस का क्यूब करते हैं ना तो आंसर माइनस में ही आता है। तो इतना हमने लिख दिया। इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो 9 है 9 का 9, 27 में से 6 घटा देंगे 21 आ जाएगा, और 81 को हम उधर भेजेंगे, कुछ नंबर्स उधर भेजेंगे। अब आपने क्योंकि ये माइनस की संख्या है, आपने यहाँ पर आधार लिया 10, तो आधार 10 लिया तो 1 उधर जाएगा तो 10 जाएगा, 2 जाएगा तो 20 जाएगा, 3 जाएगा 30 जाएगा, लेकिन 27 घटाना है तो 27 से छोटी संख्या तो ले ही नहीं सकते, 10 नहीं ले सकते, 20 नहीं ले सकते, 30 तो काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से 3 क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ से हम यहाँ से 3 क्या करेंगे उस साइड भेज देते हैं। तो 3 उस साइड भेजेंगे तो अपने पास देखो एक तो ये रहा, 2 78 बजेगा, बिल्कुल सही है। अब 3 उधर गया यानी 30 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। यहाँ क्या कर लेते हैं गुणा 9 और 18 189, और यहाँ बचा 78, और इसमें से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 27 घटा दिए 30 में से 3। अब क्या करेंगे एक एक छोड़ के अंक लिखेंगे, क्या एक एक छोड़ के अंक लिखेंगे, एक एक का मतलब क्योंकि अपने पास आधार कितना लिया था ये बताओ मुझे 10, 10 में कितना जीरो है 1, तो एक एक छोड़ के लिखो, लास्ट वाला 3 लिखा, फिर 8 लिखा, इसको आगे भेज दो, ये 16 81, ठीक है, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, यानी इस तरीके से हाँ ये आ जाएगा आपके 9 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आप कोई भी पर्सन हो उसको आप हल कर सकते हैं। उपाधार आधार विधि से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी देखो फॉर्मूले ज़्यादा फर्क नहीं, आप थोड़ा सा देख लेना किस तरीके से जो भी है। तो आगे होगा मेरे हिसाब से समझ में, थोड़ा सा धीरे धीरे बताया मैंने क्योंकि थोड़ा अटपटे क्वेश्चन होते हैं ये। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किससे
ये कह रहा है वैदिक विधि से व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या होता है, व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, माइनस करना। तो माइनस कर देता, तो देखो लिखो यहाँ है 800, 800 माइनस क्या करना है 263 माइनस करना है। देखो एक नंबर का है तो ज़्यादा लिखने विखने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा स्पीड से हम सोल्व करेंगे, क्यों ज़्यादा होता 2 नंबर का तो इसको पूर्ण तरीके से करते। तो बताओ 0 में से 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आप क्या लोगे 3 का परम मित्र, 3 का परम मित्र। अब 3 का परम मित्र जो होगा ना वो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 3 का परम मित्र 7 आएगा तो आप 7 लिख दोगे। जब परम मित्र लेते हैं तो पीछे वाले पर एक अधिक लगा देते हैं, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 6 और 1 7 बन जाएगा। अब बताओ 10 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो आप फिर लोगे 7 का परम मित्र, 7 का परम मित्र। अब 7 का परम मित्र देखें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आप लिख दोगे 3। तो आपने परम मित्र लिया है तो पीछे वाले पर एक अधिक लगा दो, तो यहाँ कितने हो गए 2 और 1 3, 8 में से 3 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 8 में से 3 घटा देंगे 500, तो आंसर क्या जाएगा 537। इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें आप बड़ा करोगे तो फिर अपने को नंबर तो सिर्फ जाके देखें ना, तो 1 नंबर का ही है, इसलिए अपने को थोड़ा सा इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अपने को समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखो आपको एक छोटा क्वेश्चन भी मिल रहा है, बड़ा क्वेश्चन भी मिल रहा है, दोनों ही आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर करेंगे क्या, समांतर श्रेणी आपको एपी दे रखी है, तो ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3, और डी आपको निकालना था A2 माइनस A1। A2 अपने पास बताओ कितना है, A2 है यहाँ पर 8, उसमें से A1 घटा देंगे 3, कितना बच जाएगा 5, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 5। और ये जो अंतिम में बैठा है वो होता है अंतिम पद, अंतिम पद 253। लेकिन यहाँ अपने को क्वेश्चन हल करना कैसे, प्रश्नानुसार आप 20वां पद तो निकालना है, मैं मानता हूँ कि n बराबर 20वां पद निकालना है, 20वां पद, ठीक है, n का मान 20 है, तो आपको फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन यहाँ आप लिख देना कि प्रश्नानुसार, यानी मैं प्रश्न के आधार पर ही कर रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है अंतिम पद से निकालना है, अंतिम पद जब भी आए ना तब आपको फॉर्मूला इस तरीके से लगाना। देखो an इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 डी। देखो अंतिम पद का मतलब हुआ कि लास्ट नंबर से आपको 20 नंबर पर कौन आएगा ये बताना है। तो ए एन यहाँ लिखना है ए की जगह, ये कह रहे हैं अंतिम पद जो है ना उसकी जगह आपको ए एन लिखना है, लास्ट वाला पद लिखना है। एन की जगह कितना है 20, और ए एन अपने पास कितना है, ए एन है 253, तो 253। एन अपने पास कितना है 20 माइनस 1, और डी अपने पास कितना है 5, 5 लिख देंगे। तो यहाँ से ए 20 बराबर 253 माइनस कितना आ जाएगा 19, 19 को किससे गुणा कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा 95। अब बताओ यहाँ से आप जब इसको 253 में से क्या कम कर दोगे, 95 कम कर दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा 158 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अंतिम पद का नाम है ना उसका हमेशा ऐसा है, जैसे आपके प्रश्नावली 5.2 के अंदर ये क्वेश्चन जो है 7वां 8वां क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन ऐसे, उनको आप बढ़िया तरीके से देख लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन अपने को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, यानी वाइट जो गेंद है वो 1 है, और एक काली गेंद है, यानी ब्लैक गेंद भी कितनी है 1 है, और एक रेड गेंद है, लाल गेंद भी 1 है। बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी हो गई, कुल कितनी हो गई, कुल गेंद होगी अपने पास 3। ठीक है, अब आपको ज़्यादा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 नंबर का है, तो आप लिखोगे अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, और अभिष्ट प्रायिकता हम लिखते हैं पीई से, पीई से। अच्छा ऊपर लिखते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित कुल परिणाम। तो यहाँ से एक बात बताओ कि पूरा फॉर्मूला 1 नंबर का है तो लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो सीधा अपन लिख देते हैं। तो बताओ कुल कितने हैं, कुल परिणाम तो नीचे लिखते हैं, तो कुल 3 है। अब पूछ केस का रहा है वो देखो, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे गेंद लाल हो, यानी सविता बिना थैले के अंदर जाके एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। अब लाल गेंद निकाल रही तो लाल गेंद कितनी है मुझे बताओ, रेड 1 है, तो आंसर क्या जाएगा 1/3। टोटल को नीचे लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जिसका पूछे उसको ऊपर लिखना है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। अब आपने एक पासे को एक बार उछाला तो संभावित परिणाम क्या क्या बन जाएंगे भाई। संभावित परिणाम की बात करूं तो संभावित परिणाम मिलेंगे कि सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। चलो ठीक है, ये अब पूछ क्या रहा है 5 से
छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 के बराबर होगा। इसका मतलब 5 से छोटी की बात करें, 5 से छोटी या उसके बराबर, तो यहाँ देखो इतनी संख्या तो है। तो इन संख्या कितनी संख्या मुझे बताओ। ये संख्या 1 2 3 4 5, तो आप वही काम अतः अभिष्ट प्रायिकता P इजिकल टू अनुकूल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम लिख भी सकते हो, बाकी सीधा अपन कर देते क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल कितने, कुल कितने बताओ मुझे। कुल हैं, क्योंकि एक पासे को फेंकते हैं तो कुल 6 परिणाम आते हैं। उसमें से अपने पूछ रहा था कि 5 या 5 से छोटा, तो 5 या 5 से छोटे टोटल कितने हो गए 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है ना, उनको अंदर ध्यान से अपने को समझना मतलब इसके अंदर केवल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक में दे रखा है उसी को लिखे, अपने आधार पर भी अपन लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है सीसीटीवी कैमरे यातायात प्रबंधन का कोई एक उपयोगिता लिखो, कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्या फ़ायदा है इसका। तो फ़ायदा देखो प्यारे बच्चों ये है कि जब कैमरा लगा होगा तो उसके ऊपर हम जाएंगे रोड पर गाड़ी लेके, तो हमें भी उस कैमरे का पता चलेगा कि कैमरा लगा हुआ है, कल ने ऐसा ना हो पुलिस इसको देख रही है और अपना चालान काट दे। बिल्कुल ये डर लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम सड़क सुरक्षा का जितने भी है मतलब नियम वगैरह, उनका यातायात नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करते हैं। तो आप लिख सकते हो, यानी केवल आपको एक उपयोगिता लिखनी है। तो सीसीटीवी कैमरे होने के कारण हम यातायात नियमों का पालन करते हैं। अब क्यों करते हैं, चालान कटने के डर से, चालान कटने के डर से। ठीक है, ये अपना एक नियम हो गया। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, चालान कटने के डर से हम सीसीटीवी कैमरे के कारण यातायात नियमों का क्या करते हैं, पूर्ण तरीके से पालन करते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लाइन लिख सकते हैं, कोई खास नहीं है पर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या कह रहा है कि क्या पीयूसी सभी वाहनों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ हाँ बिल्कुल है, यानी पहले कंप्लीट। देखो 1 नंबर का है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसको और बढ़ावा दें तो इसके लिए क्या कदम उठाया गया है। तो हम बोल सकते हैं सरकार ने जो पेट्रोल है, पेट्रोल के स्थान पर एलपीजी एवं सीएनजी, एलपीजी व सीएनजी का प्रयोग करने की योजना शुरू की है। आगे होगी मेरे हिसाब से बात समझ में, कि इनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं कि सरकार ने ऐसा योजना शुरू की है कि पेट्रोल के स्थान पर आप एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि बिंदु 6 8 2 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखो इन क्वेश्चनों पर छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीच में कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, मध्य बिंदु का, और मध्य बिंदु निकालना। देखो 1 नंबर का ज़्यादा कोई खास नहीं, मैं पूर्ण तरीके से पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, जैसे आपको करना है उस तरीके से बता रहा हूँ। मध्य बिंदु का निकालने का x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा x1 अपने पास, देखो यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता था कि और जब लगता है तो और से पहले वाला a होता है और के बाद वाला b होता है, और इसको आप नाम दोगे 1 1 और इसको नाम दोगे आप 2 2, ऐसे ही दोगे, ये आपको बताया था। तो बताओ मुझे x1 कितना 6, तो 6, x2 कितना 2 बट्टे में 2
y1 कितना, y1 8, y2 कितना, y2 4 बट्टे में 2। तो बताओ 4 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा 4,6। करेक्ट है। इसी तरीके से आपको करना है, ज़्यादा अपन नहीं लिखेंगे भैया दे रखा है ये करना है, ये x1 मान लिया, ये मान लिया, ठीक है, क्योंकि नंबर के आधार पर ही अपने को डिटेल्स लिखनी है जो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है। देखो दो स्थिर बिंदु, यहाँ थोड़ी जगह नहीं, मैं आपको एक कागज पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखो आपको कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास कोई दो स्थिर बिंदु, ये मैंने दो स्थिर बिंदु ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हो आप, ठीक है। दो स्थिर बिंदु से बराबर दूरी, इन दोनों से बराबर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मान लिया मैंने यहाँ स्थित है, ये वाली दूरी बराबर है। तो मैंने एक बार रचना से इसको क्या कर दिया, मैच करवा दिया। बिंदु से दूरी स्थित बिंदु यानी इससे दूर ये समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है, इसका बिंदु पथ क्या होगा। यानी इसके अंदर जो छोटे छोटे बिंदु, जब इसका बिंदु पथ देखेंगे अपन, तो बिंदु पथ इस लाइन का क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। क्या कर रहा है, लंब अर्धक कर रहा है। क्या कर रहा है, लंब। ये दूरी बराबर होती है तो बीचों बीच जाना निश्चित है, तो हम बोल सकते हैं लंब अर्धक कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लंब अर्धक। आपको याद हो तो ये आपके प्रश्नावली 10 के अंदर प्रमेय है, आ गई होगी आपके माइंड के अंदर। 10वीं प्रश्नावली में प्रमेय है ना, दो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ का जो होता है, उसका जो आधार होता है यानी जो बीच वाली लाइन होता है, उसका लंब समद्विभाजित कर देता है या लंबवर्धक कर देता है। आपको लंबवर्धक लिखना है, ठीक है, इतना लिखना है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। साइड में डायग्राम बनाना चाहिए तो 2 सेकंड का टाइम लगेगा, बना देना। चलो, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उसको एक बार उछाला जाता है तो पट आने की क्या प्रक्रिया होगी। अच्छा, सिक्का है तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड या टेल। अच्छा, आपको पूछ रहा है कि पट आने की प्रक्रिया, अब पट आने की प्रक्रिया पूछ रहा है तो पट कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, आपको पता है। तो मैं लिखूंगा अतः अभिष्ट प्रक्रिया, अभिष्ट प्रक्रिया, जिसे अपन पीई से लिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 2। पूछा किसका है, पटाने की, कितनी बार, एक बार। तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया मेरे समझ में प्यारे बच्चों। तो देखो हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं वो आपके मॉडल टेस्ट नंबर 2 के खंड नंबर ए अपन ने कंप्लीट कर लिया। यदि आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं आगे और करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको भेजना। यदि आपको उचित लगे, बढ़िया लगे, मैं आगे और भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।